वेलकम बैक टू कपिल फिजिक्स क्लासेस। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 के लिए फिर से बात करेंगे यूनिट 3 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के लिए। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आज का। तो बेटा पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये है कि ए नेचुरल बार मैग्नेट। अब आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। पहला है बेटा इज ऑलवेज सस्पेंडेड इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो आपको बेटा ये बात पता है कि जब हम किसी मैग्नेट को हवा में फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो वो कुछ टाइम बाद अपने आप ही इस तरीके से पोजीशन मैच करती है कि उसका एक पोल जाता है नॉर्थ डायरेक्शन में और एक जाता है कौन से डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन में। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। उसके बाद ऑप्शन बी को भी चेक करते हैं। ऑप्शन बी में कहा गया है बेटा कि ऑलवेज हैज 2 पोल्स। ये बात तो बेटा सभी जानते हैं कि यदि कोई मैग्नेट एग्जिस्ट करेगी तो उसके अंदर कितने पोल्स होंगे, 2। तो इसका ऑप्शन बी भी ठीक है। बात करेंगे ऑप्शन सी के लिए। ऑप्शन सी ये कह रहा है बेटा कि इज मेड ऑफ आयरन एंड इट्स एलॉय। तो बेटा जितनी भी नेचुरल मैग्नेट्स होती हैं वो आयरन पीसीज को अट्रैक्ट करती हैं, तो उनके अंदर बेटा आयरन और उसके एलॉय तो प्रेजेंट होते हैं। तो इसका ऑप्शन सी भी क्या है, करेक्ट। तो ये जो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 है इसके ये तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं। तो इसमें लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बेटा कौन सा, डी। चलिए बात करेंगे फिर से एक नए क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है बेटा कि 2 मैग्नेट्स हैव द सेम लेंथ एंड सेम पोल स्ट्रेंथ। मतलब हमारे पास में 2 मैग्नेट हैं जिनके लिए बेटा लेंथ भी सेम है और दोनों ही मैग्नेट्स के पोल की स्ट्रेंथ भी कैसी है, सेम। लेकिन इन्होंने बाद में ये कहा है कि बट वन ऑफ द मैग्नेट हैज अ स्मॉलर होल एट इट्स सेंटर। फिर जो इसमें से एक मैग्नेट है उसके सेंटर पर एक छोटा सा होल कर दिया गया है। तो फिर आपके पास में 4 ऑप्शन हैं। तो देखिए मैं आपसे सबसे पहले कहूंगा एक छोटी सी बात। होता ऐसा है बेटा, मान लीजिए ये है हमारे पास में एक मैग्नेट। क्या है बेटा जी, एक मैग्नेट है। इस मैग्नेट के लिए यहां पर रफली लेट कर लीजिए, ये है नॉर्थ पोल और ये है कौन सा पोल, साउथ पोल। आपको पता है दोनों पोल्स के बीच का जो सेपरेशन होता है उसे हम जनरली बट नॉट नेसेसरी 2L लेते हैं। अब आपको यह भी पता है यदि कोई मैग्नेट एग्जिस्ट करती है तो उसके दोनों पोल्स की स्ट्रेंथ बिल्कुल सेम होती है। मैंने माना इस पोल की स्ट्रेंथ m है तो इसकी भी कितनी होगी, m। अब होता ऐसा है यदि हम मैग्नेट के किसी एक पोल की स्ट्रेंथ में दोनों पोल्स के बीच का जो सेपरेशन होता है उस सेपरेशन से कर दें मल्टीप्लाई। क्या कर दें बेटा, मल्टीप्लाई। तो जो प्रोडक्ट बनता है ना उसे कहा जाता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। क्या बोलते हैं बेटा जी, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब क्योंकि क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो हमारे पास में मैग्नेट है ना, मैग्नेट थी 2, दोनों ही मैग्नेट के लिए पोल स्ट्रेंथ सेम है और लेंथ भी कैसी है, सेम। तो उस कंडीशन में दोनों ही मैग्नेट्स के लिए बेटा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट सेम रहेगा। लेकिन यदि हम इसके अंदर एक मैग्नेट के सेंटर पर यहां होल कर दें तो दोनों पोल्स के बीच का जो सेपरेशन है वो थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा। जब हम मैग्नेट के सेंटर पर एक होल करेंगे तो दोनों पोल्स के बीच का जो सेपरेशन है ये बेटा डिक्रीज हो जाएगा और डिक्रीज हो जाने से इसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा वो होगा क्या बेटा, डिक्रीज। क्या होगा बेटा जी, डिक्रीज। तो अब हम बात करेंगे ऑप्शंस की। इसमें पहला ऑप्शन था बोथ हैव सेम मैग्नेटिक मोमेंट, तो ये तो हो नहीं सकता। फिर इसमें बेटा एक ऑप्शन आपके लिए गिवन है कि वन विद होल हैज स्मॉलर मैग्नेटिक मोमेंट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा वो यही वाला होगा और ये है आपके लिए ऑप्शन कौन सा, बी। चलिए बात करेंगे बेटा फिर से एक नए क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस ड्यू टू बार मैग्नेट नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज। आपको बेटा ये बात बताई गई थी बहुत अच्छे तरीके से कि किसी जो 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है ना वो कभी बेटा एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। मान लो ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये है और दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये है। मैंने बताया था बेटा कि कोई भी 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। रीजन, क्योंकि यदि वो ऐसा करती हैं तो जो इनका ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर पहली मैग्नेटिक फील्ड लाइन की वजह से बेटा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये होगी और दूसरे वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये होगी। तो यहां पर बेटा हमें एक ही पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की कितनी डायरेक्शंस मिलती हैं, 2, विच इज नॉट पॉसिबल। तो इसके लिए जो बेटा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ना वो है बेटा आपके लिए ऑप्शन। चलिए बच्चों बात करते हैं नए सवाल की। इस बार आपके लिए नया सवाल ये है कि द रिलेशन अमंगस्ट द 3 एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड नेमली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट HE, वर्टिकल कंपोनेंट VE एंड एंगल ऑफ डिप डेल्टा R। मतलब क्या है क्वेश्चन का, जरा ध्यान से सुनेंगे बेटा। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है ना उसके 3 कंपोनेंट होते हैं
उसके लिए 3 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक होता है बेटा वर्टिकल कंपोनेंट और एक होता है एंगल ऑफ डिप। तो अब आपको 4 ऑप्शंस, आपके लिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और पूछा यह गया है कि इन तीनों के लिए, इन तीनों के बीच में जो करेक्ट रिलेशन है वो रिलेशन क्या है, उसके लिए बेटा करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो आप बड़े ध्यान से देखेंगे मेरी तरफ। आप लोगों ने बेटा एक छोटी सी बात पढ़ी होगी कि मान लीजिए ये है हमारे पास में एक कौन सा मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन। बेटा ध्यान से सुनने वाली बात है, बड़े ही ध्यान से देखना है। मान लीजिए ये है मेरे पास में मैग्नेटिक मेरिडियन और इसके पीछे कोई दूसरा मेरिडियन है जो मैंने बोल दिया बेटा ज्योग्राफिक मेरिडियन। क्या बोल दिया बेटा इसे? ज्योग्राफिक मेरिडियन। अब आपको यह पता है कि जब हम किसी मैग्नेट को मैग्नेटिक मेरिडियन के अंदर हॉरिजॉन्टली सस्पेंड करते हैं तो वो हॉरिजॉन्टली ना रहकर उसके साथ में सर्टेन एंगल बनाती है इस तरीके से। तो जब हमने एक मैग्नेट को यहां पर मैग्नेटिक मेरिडियन में हॉरिजॉन्टली सस्पेंड किया होगा तो वो हॉरिजॉन्टल ना रहकर हॉरिजॉन्टल के साथ में सर्टेन क्या बनाएगी बेटा? एंगल। क्या बना लेगी वो? एंगल। ये है इसका नॉर्थ पोल और ये है कौन सा? साउथ पोल। तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमें इस डायरेक्शन में मिलेगा बेटा, वो मिलेगा इस डायरेक्शन में और इसे बोला गया है बीई। अब ये जो हॉरिजॉन्टल के साथ में यहां पर एंगल बनाती है इसे डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं और बोला जाता है बेटा एंगल ऑफ डिप। तो आप यहां पर साफ साफ देख सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके कितने कंपोनेंट बनेंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक बनेगा कौन सा? वर्टिकल। तो इसका जो ये वाला होगा ना बेटा, ये कंपोनेंट जिसे हम बोल रहे हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसे एच ई से तो रिप्रेजेंट किया और इसकी वैल्यू यहां से निकलकर कितनी आएगी? बीई और हो जाएगा बेटे कॉस डेल्टा, बीई कॉस डेल्टा। सेम उसी तरीके से हम इस मैग्नेटिक फील्ड का बनाएंगे कौन सा कंपोनेंट? वर्टिकल कंपोनेंट। तो इस मैग्नेट का जो बेटा वर्टिकल कंपोनेंट होगा ना वो हो जाएगा वीई। यहां से कंपोनेंट बना किस चीज के रहे हैं? बीई के। तो ये हो जाएगा बेटा बीई साइन डेल्टा, बीई साइन डेल्टा। अब देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारे लिए बेटा करेक्ट होगा। यहां पर आप देखेंगे तो ऑप्शन बी को जरा ध्यान से देखेंगे बेटा। ऑप्शन बी में वीई वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू गिवन है कितनी? बीई साइन डेल्टा। चलो मैच करता है। बात करेंगे इसके सेकंड पार्ट के लिए एच ई की। तो एच ई की वैल्यू इसमें गिवन है बेटा बीई कॉस डेल्टा। तो यहां पर हमारी वैल्यू एच ई वी कितनी है? ये बीई कॉस डेल्टा। तो इस क्वेश्चन के लिए जो बेटा करेक्ट ऑप्शन होगा वो है आपके लिए ऑप्शन बी। चलिए बात करेंगे अब एक फिर से नए सवाल की। नया सवाल आप लोगों के लिए बेटा ये है कि द एंगल ऑफ डिप एट अ सर्टेन प्लेस ऑन अर्थ इज 60 डिग्री। मतलब अर्थ के किसी एक सर्टेन लोकेशन पर जो एंगल ऑफ डिप है उसकी वैल्यू 60 डिग्री गिवन है। फिर इन्होंने कहा है कि एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज 0.26 जी गॉस। मतलब उसी सेम प्लेस पर जो अर्थ का हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू 0.26 गॉस दे रखी है। तो द मैग्नेटिक फील्ड एट दैट प्लेस ऑन द अर्थ इज कितना? तो उस पॉइंट पर अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा टोटल वो कितना होगा वो पूछा गया है। चलिए एक बार फिर से देखेंगे बेटा क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कहा गया है कि अर्थ के किसी सर्टेन लोकेशन पर जो एंगल ऑफ डिप है डेल्टा उसकी वैल्यू बेटा 60 डिग्री है। कितनी डिग्री है बेटा? 60 डिग्री है। और वहां पर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है एच वो दे रखा है बेटा 0.26 गॉस, 0.26 गॉस। तो बताना यह है कि जिस लोकेशन पर एंगल डेल्टा इतना है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इतना है, वहां पर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड टोटल कितना होगा? अर्थ का टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? बड़े ध्यान से सुनना बेटा इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है कि अर्थ के किसी सर्टेन लोकेशन पर एंगल ऑफ डिप इतना है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इतना है, तो बताओ नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना है? तो जैसा कि मैंने अभी आपसे लास्ट क्वेश्चन में ही डिस्कस किया था, हमारे पास में जब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है उसके लिए फॉर्मूला होता है बीई कॉस डेल्टा, बीई कॉस डेल्टा। तो यहां से अगर मैं कहना चाहूं तो बेटा जब हमारे पास में एच गिवन है तो एच के बेसिस पर हम लिख सकते हैं इसे बी कॉस डेल्टा, बी कॉस डेल्टा। अब एच कितना गिवन है बेटा? 0.26 गॉस। ये होता है बेटा गॉस और इक्वल्स टू में हो जाएगा बी और कॉस कितना पुट करना है? 60 डिग्री। और कॉस 60 कितना होता है बेटा? 1/2, 1/2। यहां से इसे सॉल्व करेंगे, जो भी सॉल्व करने पर आंसर आएगा वो आपका बेटा होगा फाइनल आंसर। और ऑप्शन मैच कर लेंगे, ऑप्शन मैच कर लेंगे। तो बेटा इसके लिए जो ऑप्शन होगा वो है बेटा ऑप्शन सी, 0.52 गॉस। चलिए बात करते हैं फिर से एक नए सवाल की। नया सवाल बेटा आप लोगों के लिए ये है कि क्वेश्चन में आपको एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायग्राम दिया गया है और कहा गया है कि उसमें 4 पॉइंट्स हैं P, Q, R और S। आपको बताना ये होगा कि उसमें से कौन से पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा होगा।
तो देखिए बेटा, हमारे पास में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का बेटा एक डायग्राम आपको दिया गया है और वो डायग्राम कुछ इस तरीके से है। अब इसमें हमारे पास में 4 पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट है बेटा यहां पर जिसे नाम दिया है P, एक पॉइंट है यहां पर जिसे नाम दिया है Q, एक पॉइंट यहां पर है जिसे नाम दिया है R, और एक पॉइंट यहां मार्क किया गया है जिसे नाम दिया गया है बेटा S। तो इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अंदर, और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है बेटा वो भी आपको इस तरीके से गिवन है। अब आपको यह बताना है कि इन चारों में से कौन से पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा होगा। तो आपको यह पता है बेटा कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो नॉर्थ पोल से बाहर निकलती हैं और साउथ पोल में वो क्या करती हैं, एंटर। तो इस साइड से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल कर गई, तो बेटा यहां पर जो होगा नॉर्थ पोल होगा और दूसरी साइड में अपोजिट में कौन सा पोल होगा, साउथ पोल। और आपको यह भी पता है बेटा कि यहां पर पोल के नजदीक में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सबसे ज्यादा हैं, कम स्पेस में ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। और वैसे भी बेटा आपको यह पता होगा कि जो मैग्नेट होती है उसके पोल्स के नजदीक में मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा होता है, और जितना हम पोल से डिस्टेंस कवर करेंगे, आगे की तरफ जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, डिक्रीज। तो यहां पर बेटा हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, पॉइंट P। पॉइंट P कि जो पॉइंट P होगा उसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा बेटा, सबसे ज्यादा होगा। चलिए बच्चों बात करेंगे एक नए क्वेश्चन की। नया क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये है कि ए मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल M इज रोटेटेड थ्रू 360 डिग्री इन अ मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल B, तो द वर्क डन विल बी। मतलब क्या है मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन में यह कहा गया बेटा कि हमारे पास में एक मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल M है, उसे हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस किया और फिर 360 डिग्री से उसे रोटेट किया। तो जब मैग्नेट को 360 डिग्री रोटेट करेंगे तो ऐसा करने में हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, ये आपसे पूछा गया है। तो बड़े ही ध्यान से सुनेंगे बेटा। देखिए होता ऐसा है, मान के चलिए ये हमारे पास में है बेटा एक मैग्नेटिक फील्ड। क्या है बेटा जी, एक मैग्नेटिक फील्ड है। जब हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक मैग्नेट को इस तरीके से रखते हैं तो ये होती है इसकी इनिशियल पोजीशन। इनिशियली ये जो भी एंगल मैग्नेटिक फील्ड के साथ बना रही होती है उसे लेते हैं हम θ1। फिर इस मैग्नेट को हम यहां से मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करते हैं, तो इसका जो ये फाइनल एंगल होता है ना, ये होता है बेटा θ2। तो इस कंडीशन में मैग्नेट को θ1 से θ2 एंगल तक रोटेट करने में हमें जो वर्क करना पड़ता है ना बेटा, उसे कैलकुलेट करने का जो हमारे पास में फॉर्मूला होता है वो होता है W = mb cos θ1 माइनस होता है बेटा cos θ2। अब अगर हम अपने क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में इनिशियली जो मैग्नेट है उसके लिए m को m रहने दो, b को b रहने दो, और cos θ1 स्टार्टिंग का जो एंगल है उसे हम लेंगे 0 डिग्री। कितना लेंगे बेटा, 0 डिग्री। उसके बाद आपको ये पता है, बात करेंगे बेटा cos θ2 की, और यहां पर हमें रोटेट कितने डिग्री से करनी है, 360। जब 360 डिग्री से इसे रोटेट करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा cos 360 डिग्री, cos 360 डिग्री। अब आपको ये पता है बेटा cos 0 1 होता है और cos 360 भी कितना होता है, 1 होता है। जब ये 1 है और ये भी 1 है तो टोटल जो आंसर आएगा निकलकर वो आएगा बेटा हमारा कितना, 0। तो जो टोटल वर्क डन हमारा होगा ना बेटा यहाँ पर मैग्नेट को रोटेट करने का, वो होगा बेटा 0। तो इसके लिए जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बेटा ऑप्शन डी। चलिए बात करेंगे फिर से एक नए सवाल की। नया सवाल आप लोगों के लिए ये है बेटा कि ए टोरॉइड इज कनेक्टेड टू अ बैटरी सो दैट अ स्टेडी करंट फ्लो थ्रू इट। इफ एन आयरन कोर इज इंसर्टेड इनटू द टोरॉइड द करंट विल बी। क्वेश्चन में यह कहा गया है कि हमारे पास में एक टोरॉइड है, यदि हम उस टोरॉइड के अंदर से स्टेडी करंट फ्लो कराएं और करंट फ्लो कराने के बाद में उस टोरॉइड के अंदर एक आयरन कोर प्लेस कर दें, तो बताइए वहां पर जो करंट फ्लो हो रहा होगा टोरॉइड के अंदर से उस पर क्या फर्क पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं बेटा, जब टोरॉइड के अंदर आयरन कोर इंसर्ट की जाती है तो जो आयरन कोर होती है ना उसका बेटा फ्लक्स चेंज होता है। उसका क्या होता है, फ्लक्स चेंज, जिसकी वजह से वहां पर बेटा करंट इंड्यूस होगी और वो मेन करंट के फ्लो का क्या करेगी, अपोज। तो टोरॉइड के अंदर से फ्लो होने वाला जो करंट है वो हो जाएगा डिक्रीज, वो हो जाएगा डिक्रीज। चलिए बात करेंगे एक नए सवाल की। चलिए बच्चों बात करेंगे नए सवाल की। नया सवाल कुछ इस तरीके से है, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज स्मॉल e इज ऑर्बिटिंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस स्मॉल r विद अ यूनिफॉर्म स्पीड स्मॉल v, देन इट्स मैग्नेटिक मोमेंट विल बी। मतलब क्या हुआ मैं एक्सप्लेन करता हूं। क्वेश्चन में कहा गया कि हमारे पास में एक इलेक्ट्रॉन है और वो r रेडियस के सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, कितनी वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से। तो इस टाइम पर इलेक्ट्रॉन की वजह से जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वहां पर जनरेट होगा वो कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो बच्चों होता ऐसा है, मान के चलिए ये है हमारे पास में एक सर्कुलर ऑर्बिट और इसमें से हमने कितना करंट फ्लो कराया, I। इस सर्कुलर ऑर्बिट का अपना सर्टेन एरिया भी होगा, वो एरिया मान लीजिए कितना है बेटा, A। तो यदि हम किसी कॉइल या ऑर्बिट के अंदर से फ्लो होने वाले करंट में
उसके एरिया से मल्टीप्लाई कर दें तो जो प्रोडक्ट होता है ना उसे बोला जाता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, या सिंपल हम मैग्नेटिक मोमेंट भी बोल देते हैं। अब बात करेंगे अपने क्वेश्चन की। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने मान लिया कि यह है हमारे पास में एक सर्कुलर ऑर्बिट जिसका अपना रेडियस है कितना, स्मॉल r। अब हमारे पास में यह है एक इलेक्ट्रॉन, और यह इलेक्ट्रॉन इस सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है कितनी वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से। तो बताना है इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, या जिसे हम सिंपल मैग्नेटिक मोमेंट भी बोल सकते हैं, वो कितना होगा। तो होगा ऐसा, जब यह इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में इस तरीके से रिवॉल्व करेगा तो जिस डायरेक्शन में ये रिवॉल्व कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट फ्लो होगी, और वो करंट कितनी है, I। तो पहले हम ये करंट फाइंड करेंगे। तो आप सभी ने करंट का फॉर्मूला पढ़ा है, I इक्वल्स टू होता है Q बाई टी, I इक्वल्स टू Q बाई टी। लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो जाएगा स्मॉल e, और अपॉन में आएगा टाइम पीरियड t। अब आपने टाइम का एक फॉर्मूला पढ़ा है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो उसके बेसिस पर बेटा हम यहां से ये टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे। तो यहां से I की जो वैल्यू t की जो वैल्यू आएगी, E को एज इट इज रहने दो, और जो टाइम होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जब इलेक्ट्रॉन यहां से चलकर वापस यहां आएगा तो 1 टर्न कंप्लीट करेगा, जो भी इसे टाइम लगेगा उसे बोलेंगे टाइम पीरियड। तो बेटा इस कंडीशन में इसने यहां से चलकर यहां तक आने के लिए डिस्टेंस कितनी कवर की, 2 पाई r, सर्कमफेरेंस के बराबर। तो हो जाएगा 2 पाई r, और अपॉन में आएगी बेटा वेलोसिटी, और वेलोसिटी कितनी दे रखी है v, तो अपॉन का v चला जाएगा ऊपर। तो इतना तो फ्लो होगा करंट, इतना तो फ्लो होगा करंट। बात करेंगे इस ऑर्बिट के एरिया की, ऑर्बिट के एरिया की। तो ऑर्बिट का जो अपना एरिया होगा a, वो होगा पाई r स्क्वायर। कितना होगा, पाई r स्क्वायर। अब इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्यूशन की वजह से हमें यहां पर बेटा करंट मिल चुकी है और मिल चुका है एरिया, और फाइंड करना है मैग्नेटिक मोमेंट, जिसका फॉर्मूला होता है I इंटू कितना, a। तो मैग्नेटिक मोमेंट के लिए हम लिखेंगे सीधा I इंटू a। I कितना आ चुका है, वो है EV अपॉन 2 पाई स्मॉल r, और इंटू में हो जाएगा कितना, ये पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर। तो पाई से पाई कैंसिल, r से इसकी पावर कैंसिल, तो बचेगा कितना, ये होगा बेटा यहां से EV, और यहां बचा हुआ है r, और अपॉन में कितना हुआ 2। तो ये होगा इसका ऑप्शन, ये है इसका आंसर बेटा। अब आप चेक करेंगे कि दिए हुए ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। तो जो ऑप्शंस आपके सामने हैं उसमें से ये है बेटा ऑप्शन ए। कौन सा होगा, ऑप्शन ए, EVR अपॉन 2। चलिए बच्चों बात करेंगे फिर से एक नए सवाल की। इस बार नया सवाल कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन में कहा गया है कि द स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज, अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी स्ट्रेंथ किस तरीके की होती है, ये आपसे पूछा गया है। अब इसके लिए 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपको ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। तो मैं आपसे बता दूं कि जो अर्थ है ना उसका जो मटेरियल होता है वो नॉन होमोजीनियस नेचर का है। नॉन होमोजीनियस से मतलब है कि अर्थ का जो मटेरियल है उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड के पार्टिकल्स होते हैं वो कहीं पर कम है और कहीं पर कैसे हैं, ज़्यादा, जिसकी वजह से अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। प्लेस टू प्लेस क्या करता है बच्चों, वेरी। तो इसमें ऑप्शन यदि हम मैच करें तो ऑप्शन है आपके लिए कौन सा, डी। फिर से बात करेंगे एक नए सवाल की। नया सवाल इस बार आपके लिए कुछ ऐसे है कि ए सोलेनॉइड ऑफ लेंथ 0.6 मीटर हैज अ रेडियस ऑफ 2 सेंटीमीटर एंड इज मेड ऑफ 600 टर्न्स। एक सोलेनॉइड है जिसकी लेंथ 0.6 मीटर है, रेडियस आपको 2 सेंटीमीटर दे रखी है, और उस सोलेनॉइड के अंदर 600 टर्न्स हैं। फिर इन्होंने कहा है कि इफ इट कैरीज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर, उसके अंदर से 4 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज, मतलब सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो आपसे पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहां पर सोलेनॉइड का जो रेडियस है वो दे रखा है 2 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर। सोलेनॉइड की जो लेंथ है वो दे रखी है 0.6 मीटर, 0.6 मीटर, और इसके अंदर जो आए हुए नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो दे रखे हैं 600। कितने दे रखे हैं, 600। और सोलेनॉइड के अंदर से जो हमने करंट फ्लो कराई है वो दे रखी है आपको 4 एम्पियर। कितनी दे रखी है, 4 एम्पियर। तो सोलेनॉइड के अंदर किसी भी पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा ये आपसे पूछा गया है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखो बच्चों होता ऐसा है, मान लीजिए ये हमारे पास में एक सोलेनॉइड है। क्या है, सोलेनॉइड। जब हम सोलेनॉइड के अंदर से आई करंट फ्लो कराते हैं तो वो अपने अंदर किसी भी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है ना उसे कैलकुलेट करने का फॉर्मूला म्यू नॉट इंटू स्मॉल एन और आई होता है। यहां पर बात करते हैं म्यू नॉट की, ये तो कांस्टेंट है। बात करेंगे स्मॉल एन की, तो स्मॉल एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्न्स में, और एल से डिवाइड करने पर जो टर्न मिलती है उसे बोलते हैं स्मॉल एन। तो पहले हमारी रिक्वायरमेंट होगी स्मॉल एन फाइंड करने की। तो ये जो दिया हुआ डेटा है इसके बेसिस पर पहले हम निकालेंगे स्मॉल एन।
तो इसमें स्मॉल n जो होता है वो होता है कैपिटल N बाई L। अब कैपिटल N कितना दे रखा है आपको 600, कितना दिया हुआ है 600, और उसमें डिवाइड करेंगे L से, बोले तो 0.6 से, 0.6 से पॉइंट हटाओगे तो 0 आएगा, तो यहां पर ये वैल्यू आएगी बेटा 1000 मीटर। तो अब हमारे पास में n आ चुका है, तो फॉर्मूला ये होता है, सारी वैल्यूज को पुट करके आंसर निकालेंगे। तो यहां से b की जो वैल्यू आएगी निकलकर, यहां पे है पहले म्यू नॉट, और म्यू नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस कितना 7। बात करेंगे स्मॉल n की, स्मॉल n आ चुका है कितना 1000, कितना आ चुका है 1000। बात करेंगे i की, i कितना गिवन है बेटा 4 एम्पियर, तो इसकी वैल्यू 4 पुट करोगे। अब यहां से इसे सॉल्व करना है, सॉल्व करके आपको आंसर फाइंड करना है, और आंसर फाइंड करने के बाद जो ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं उनमें से आपको मैच करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो करेक्ट ऑप्शन मैं बता देता हूं, मैच कर लेना। इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी। अब बात करते हैं फिर से एक नए सवाल की। नया सवाल इस बार कुछ इस तरीके से है, ए जेट प्लेन इज ट्रेवलिंग वेस्ट एट 450 मीटर पर सेकेंड। मतलब एक जेट प्लेन है जो वेस्ट की तरफ चल रहा है 450 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। इन्होंने फिर आगे बोला है इफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 टेस्ला, और वहां पर अर्थ का जो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू दे रखी है 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 टेस्ला। फिर इन्होंने बोला है कि एंगल ऑफ डिप इज 30 डिग्री, और वहां पर एंगल ऑफ डिप है 30 डिग्री। फिर इन्होंने कहा है देन फाइंड द वर्टिकल कंपोनेंट, तो वहां पर वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा ये आपको बताना है। मतलब क्या है मैं एक्सप्लेन करता हूं बेटा एक बार फिर से। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक जेट प्लेन है जो 450 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वेस्ट की तरफ चल रहा है, और जब वो वेस्ट में चल रहा है तो वहां पर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 टेस्ला दे रखा है, और वहां पर एंगल ऑफ डिप की वैल्यू 30 डिग्री है। तो बताना ये है कि वहां पर वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा, वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड का। तो देखिए बेटा यहां पर आपको जो जेट प्लेन के चलने की वेलोसिटी है वो दे रखी है 450 मीटर पर सेकेंड, 450 मीटर पर सेकेंड। फिर इन्होंने कहा है कि यहां पर जो अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, बोले तो H, वो दे रखा है 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 टेस्ला, और यहां पर एंगल ऑफ डिप डेल्टा की वैल्यू दे रखी है 30 डिग्री। कितनी दे रखी है बच्चों 30 डिग्री। इन्होंने कहा है कि यहां पर वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा वो बताइए, वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा वो बताइए। तो मैं आपको बता दूं कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट और एंगल ऑफ डिप जो होता है, इन तीनों चीजों में रिलेशन देने के लिए हमारे पास में फॉर्मूला होता है tan डेल्टा इक्वल्स टू v बाई एच, tan डेल्टा इक्वल्स टू v बाई एच। अब हमारे पास में h भी है, डेल्टा भी है, और फाइंड करना है v, फाइंड करना है v, बोले तो वर्टिकल कंपोनेंट। तो यहां से वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा वो हो जाएगा h tan डेल्टा, h tan डेल्टा। h की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये है बेटा 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस कितना 4, और आएगा tan डेल्टा, डेल्टा है 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री। अब आपको ये क्वेश्चन अब खुद सॉल्व करना है। ये कैलकुलेशन करने के बाद में जो भी आपका आंसर आएगा वो स्क्रीन पर दिए हुए ऑप्शन से मैच करना है। फिर भी मैं आपको बता दूं कि इसका जो ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन वो सी है, मैच कर लेना है आपको खुद। चलिए बात करेंगे बेटा फिर से एक नए सवाल की। चलिए बच्चों देखते हैं फिर से एक नया सवाल। इस बार नया सवाल कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन में बोला गया है ए सोलेनॉइड ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर एंड 900 टन्स has 0.6 एम्पियर मीटर स्क्वायर मैग्नेटिक मोमेंट, देन द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज। मतलब क्या हुआ मैं एक्सप्लेन करता हूं बच्चों, बड़े ध्यान से आपको सुनना है। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक सोलेनॉइड है जिसका एरिया 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर है, और उस सोलेनॉइड के अंदर 900 टन है, और उस सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो 0.6 एम्पियर मीटर स्क्वायर दे रखा है। तो बताना ये है सोलेनॉइड के अंदर से हमने कितना करंट फ्लो कराया होगा। बड़े ध्यान से देखेंगे बेटा एक बार फिर से इधर। तो क्वेश्चन में आपको दे रखा है सोलेनॉइड का क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसकी वैल्यू है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर। सोलेनॉइड के अंदर जो नंबर ऑफ टर्न है वो है 900। कितने हैं बेटा 900। और सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक मूवमेंट है, मैग्नेटिक मूवमेंट है वो दे रखा है 0.6 एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो बताना ये है कि उसके अंदर से फ्लो होने वाला जो करंट है वो कितना होगा। बड़े ध्यान से देखेंगे, बड़े ध्यान से ही देखना है बेटा। होता ऐसा है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि यदि हम किसी कॉइल जिसके अंदर से आई करंट फ्लो हो रहा होता है उसमें कॉइल के क्रॉस सेक्शनल एरिया से मल्टीप्लाई कर दें तो बन जाता है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, या फिर हम केवल मैग्नेटिक मूवमेंट भी बोल सकते हैं। लेकिन यदि उसमें नंबर ऑफ टर्न गिवन है तो एन से क्या कर देते हैं वहां पर मल्टीप्लाई, एन से क्या कर देते हैं वहां पर मल्टीप्लाई। तो हमारे पास में अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एन भी है,
ए बी है और एम बी है। फाइंड क्या करना है बच्चों, आई। तो यहां से आई का जो फॉर्मूला बनेगा ना, आई का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा एम अपॉन ए इंटू कितना एन। एन की वैल्यू कितनी गिवन है आपके लिए, वो है 0.6 डिवाइड बाई आएगा कितना, ए दे रखा है कितना 2 इंटू 10 टू द पावर -4, 2 इंटू 10 टू द पावर -4। बात करेंगे एन की, एन है बेटा 900, तो इंटू में हो जाएगा कितना 900। अब इसे हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद में जो भी आंसर आएगा वो स्क्रीन पर दिए हुए ऑप्शन से आपको मैच करना है, स्क्रीन पर दिए हुए ऑप्शन से आपको मैच करना है। मैं आपको बता देता हूं इसका जो सही करेक्ट ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सॉल्व करना है, सॉल्व करके मैच कर लेना है, और यदि आपका आंसर मैच ना करे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। हाँ जी बच्चों, बात करते हैं नए सवाल की। नया सवाल आपके लिए इस बार कुछ इस तरीके से है कि मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग अ स्टेडी करंट वेरीज एज। मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारे पास में एक इनफाइनाइट लेंथ का लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जिसके अंदर से हमने करंट फ्लो कराई, और करंट फ्लो कराने के बाद में r डिस्टेंस पर एक पॉइंट मार्क किया। तो पॉइंट मार्क करने के बाद होगा ऐसा कि जिस पॉइंट पर मार्क किया, जो पॉइंट हमने मार्क किया है उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, उसकी वैल्यू आपसे पूछेगी कि किस चीज पर डिपेंड करेगी। तो बड़े ही ध्यान से सुनेंगे बच्चों। आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि मान लो ये कंडक्टर है जिसमें से हमने कितनी करंट फ्लो कराई, आई, और फिर इस कंडक्टर से स्मॉल r डिस्टेंस पर हमने मार्क किया है एक पॉइंट, हमने मार्क किया है एक पॉइंट जिसे नाम देते हैं P। जब ये कंडक्टर इनफाइनाइट लेंथ का होता है तो ये कंडक्टर पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है ना बच्चों, उसका एक्सप्रेशन होता है B = μ0/2π I अपॉन कितना होता है R, I अपॉन R। तो यहां पर जब हम अपने ऑप्शंस मैच करेंगे तो B की जो वैल्यू है वो प्रोपोर्शनल है किसके बेटा, 1/r के। हाँ जी, इसकी B की जो वैल्यू है ना वो है प्रोपोर्शनल 1 किसके, R के। तो बड़े गौर से देखेंगे, स्क्रीन पर आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन मैच करेंगे और मैच करने के बाद में देख लेंगे कि कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। तो मैं आपको बता दूं इसके लिए जो ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन वो है ऑप्शन बी। और हाँ जी बेटा, मैंने आपसे ऑप्शन मैच करने के लिए बोला है, याद रखें कि जिस पर्पज के लिए आपने फोन ले रखा है ना उसी पर्पज के लिए यूज करें। ऐसा ना हो बच्चों कि मैं यहाँ एक्सप्लेन करने में बिजी हूं और आप कहीं और बिजी हैं, ठीक है ना बेटा। याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए, क्योंकि मैं इसमें सारे क्वेश्चंस वो आपको करा रहा हूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, कंसेप्चुअल हैं, और सारे क्वेश्चंस आपको शॉर्ट ट्रिक में कम टाइम में। ये जो वीडियो है ये आपको सिखाएगी कि किस तरीके से हम कम टाइम में ज़्यादा प्रिपरेशन अपनी कर सकें, ताकि हम एग्जाम में स्कोर मोर से मोर कर सकें। फिर से बोलूंगा बेटा लास्ट टाइम, जिस पर्पज के लिए फोन है उसी पर्पज के लिए यूज करें, समझे ना। ऐसा ना हो कि घर वालों को दिखाने के लिए हमने फोन चला लिया और रिप्लाई कहीं और ही चल रहे हैं। इंपॉर्टेंट बात होगी, याद रखें। चलिए बच्चों, बात करेंगे एक नए सवाल की। चलिए बच्चों, बात करेंगे फिर से एक नए सवाल की। इस बार नया सवाल कुछ इस तरीके से है कि ए गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ वोल्टमीटर बाय कनेक्टिंग। मतलब हम गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। अब उसके लिए आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। मैं आपसे बता दूं कि हम गैल्वेनोमीटर को यदि वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एक हाई रेजिस्टेंस वायर गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में लगाना होता है। ध्यान से सुनेंगे बेटा एक बार फिर से। गैल्वेनोमीटर को यदि हम वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो उसके लिए ना हमें एक हाई रेजिस्टेंस वायर गैल्वेनोमीटर के साथ है ना सीरीज में लगाना होता है। कहां लगाना होता है बेटा, सीरीज में। तो आइए ऑप्शंस मैच करते हैं। तो बेटा ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन आपके सामने भी यहां पर भी है, ऑप्शन जो होगा बेटा करेक्ट ऑप्शन वो होगा ऑप्शन बी। कौन सा होगा, ऑप्शन बी। बेटा ध्यान रखें, जब क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले हो जाए तो उसके बाद में क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है, वीडियो को बीच में बेटा पॉज करना है, और जब क्वेश्चन आप पढ़ लो तब आपको आगे बढ़ना है, ठीक है ना। ये बात बेटा बड़े काम की है, बड़े ही गौर से सुनना। और ये जो वीडियो यदि आपको हेल्पफुल लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें बेटा। चलिए बच्चों, बात करेंगे फिर से एक नए सवाल की। इस बार नया सवाल कुछ इस तरीके से है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ टाइटली वाउंड 150 टर्न कॉइल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर कैरिंग अ करंट ऑफ 2 एम्पियर इज। मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारे पास में एक कॉइल है जिसके अंदर 150 टर्न्स हैं और कॉइल का जो रेडियस है वो 12 सेंटीमीटर दे रखा है। फिर हमने उस कॉइल के अंदर से 2 एम्पियर का करंट फ्लो कराया। तो बताना यह है कि वो कॉइल अपने सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगी। बड़े ध्यान से आप लोग सुनेंगे बेटा। कॉइल के अंदर नंबर ऑफ टर्न की वैल्यू दे रखी है 150। कितनी दे रखी है, 150। कॉइल का जो रेडियस है वो दे रखा है कितना, 12 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है बच्चों, 12 सेंटीमीटर।
और उसके अंदर से हमने करंट कितनी फ्लो कराई है 2 एम्पियर। तो बताना यह है कि वो कॉइल अपने सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगी। तो होगा कुछ ऐसा, आपने एक छोटी सी बात पढ़ी होगी बेटा कि मान लो ये हमारे पास में कॉइल है जिसका अपना रेडियस है स्मॉल r और ये हो गया इसका सेंटर। जब हम किसी r रेडियस की सर्कुलर कॉइल के अंदर से I करंट फ्लो कराते हैं ना बेटा, बच्चों यार सामने देखो, ये कोई बात नहीं हुई आपकी, फोन को बेटा बड़े ही ध्यान से रखो और एक एक चीज पर फोकस बना के रखो, गौर से देखिए इधर। आपने पढ़ा होगा कि जब हम किसी r रेडियस की कॉइल के अंदर से I करंट का फ्लो कराते हैं ना बेटा, तो ये कॉइल अपने सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है उसे कैलकुलेट करने का फॉर्मूला μ0/2 I/r होता है। I कितना होता है r। लेकिन ये कंडीशन केवल तब के लिए वैलिड है जब कॉइल के अंदर कितने टर्न्स होते हैं, केवल 1। लेकिन यदि कॉइल के अंदर टर्न्स की वैल्यू मोर देन 1 है, मान लीजिए कितनी है n, तो यहां पर n से क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो इस फॉर्मूले के बेसिस पर हम अपनी बेटे इन सारी वैल्यूज को पुट करके आंसर निकालेंगे। चलिए देखिए, तो यहां पर μ0/2 की जो वैल्यू होगी वो होगी कितनी 2 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू बात करेंगे n की, n दे रखा है 150, कितना गिवन है बच्चों 150। बात करेंगे i की, i कितना दे रखा है 2 और डिवाइड में आएगा r, कितना आएगा r, और r की वैल्यू कितनी दे रखी 12 सेंटीमीटर, और 12 सेंटीमीटर का मतलब होगा 12 इंटू 10⁻⁻ कितना 2 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया। इसे यहां से आप सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद में आंसर निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों आंसर। अब जो भी आपका आंसर होगा वो दिए गए ऑप्शंस में से आप मैच करेंगे कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए करेक्ट होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बेटा सी, करेक्ट ऑप्शन है इसके लिए सी, ये आपको खुद मैच कर लेना है। चलिए बच्चों, पेश है आपके लिए फिर से एक नया सवाल। नए सवाल में कुछ इस तरीके से आपसे पूछा गया है कि द एंगल ऑफ डिप एट अ प्लेस वेयर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड आर इक्वल इज। मतलब क्या हुआ, बड़े ध्यान से देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन में कहा गया है कि हम अर्थ की एक ऐसी लोकेशन पर खड़े हुए हैं जहां पर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इक्वल है किसके, वर्टिकल कंपोनेंट के। तो जहां पर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे के इक्वल हैं, वहां पर एंगल ऑफ डिप कितना होगा, एंगल ऑफ डिप कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है, ये आपसे पूछा गया है। तो ध्यान से देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो इक्वल है किस चीज के, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के। ये चीज तो हो गई गिवन, क्या होगी बेटा गिवन। अब आपको डेल्टा की वैल्यू फाइंड करनी है, एंगल ऑफ डिप कितना होगा। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि जो tan डेल्टा होता है वो v बाई कितना होता है h, बट इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम h को क्या लिख सकते हैं v। तो ये बन जाएगा tan डेल्टा इक्वल्स टू v बाई कितना v से v कैंसिल, तो बनेगा tan डेल्टा इक्वल्स टू 1। अब tan के अंदर जो 1 होता है वो tan 45 की डिग्री होती है, tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है, tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है। एंगल कंपेयर करोगे तो डेल्टा की वैल्यू आएगी 45, डेल्टा की वैल्यू आएगी 45 डिग्री। अब ऑप्शंस आप यहां से मैच करेंगे, तो जल्दी से बताइए बेटा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। करेक्ट ऑप्शन देखिए कितना होगा। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए। कौन सा होगा बेटा, ऑप्शन ए। हाँ जी बेटा ध्यान दीजिए, इधर उधर मत देखा करो, सीधे ही आप मेरी तरफ देखेंगे और फोन में इधर उधर ध्यान भटकाना छोड़ दो। आगे देखिए, क्वेश्चन में इस बार ये कहा गया है बेटा कि द एंगल ऑफ डिप एट द पोल्स एंड द इक्वेटर रेस्पेक्टिवली आर। मतलब जो एंगल ऑफ डिप होता है ना, क्या होता है बेटा एंगल ऑफ डिप, उसकी वैल्यू पोल और इक्वेटर्स पर कितनी कितनी होती है, ये आपको बताना है। मैं एक बार फिर से बोलूंगा, आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि जो एंगल ऑफ डिप होता है उसकी वैल्यू पोल और इक्वेटर पर कितनी कितनी होती है। हाँ तो बेटा जल्दी जल्दी बताइए कितनी होगी। हाँ जी आपसे ही बोल रहा हूं बेटा, बताइए कितनी वैल्यू होगी उसकी। ये हुई ना बात, जो एंगल ऑफ डिप होता है ना उसकी वैल्यू जो होती है कहां पर, पोल्स पर, वो होती है 90 डिग्री, जो कि मैक्सिमम होती है। और वहां पर बेटा किस चीज की, इक्वेटर पर कितनी वैल्यू होती है इसकी, 0 डिग्री। कितनी, 0 डिग्री। तो इसका जो ऑप्शन होगा ना वो होगा ऑप्शन डी। चलिए बच्चों देखते हैं नया सवाल। नया सवाल आपके लिए कुछ इस तरीके से है कि द मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन अ वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 10 एम्पियर एंड मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री with the direction of uniform magnetic field of 0.2 टेस्ला इज। मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारे पास में एक वायर है जिसके अंदर से हमने 10 एम्पियर की करंट फ्लो कराई और उसे 0.2 टेस्ला के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए प्लेस किया। तो उस वायर के ऊपर फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू कितनी होगी, फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू कितनी होगी, ये आपसे पूछा गया है बेटा। बड़े ही ध्यान से देखेंगे।
क्वेश्चन में कहा गया है बेटा कि जो वायर हमें दिया गया है उसमें से फ्लो होने वाला करंट कितना है 10 एम्पियर। ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ में एंगल कितना बना रहा है 45 डिग्री। और जिस मैग्नेटिक फील्ड में इस वायर को रखा गया है उस मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू दे रखी है बी की, वो दे रखी है बेटा 0.20 टेस्ला। तो आपसे पूछा गया है कि उस वायर पर लगने वाले फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू कितनी होगी। मतलब क्या है, मैं आपसे एक्सप्लेन करता हूं। क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारे पास में एक वायर है, बोले तो कंडक्टर है, जिसके अंदर से हमने 10 एम्पियर की करंट फ्लो कराई और उसे फिर इतने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर 45 डिग्री का एंगल बना करके प्लेस कर दिया। तो बताना यह है कि जब वो वायर इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाएगा इतने एंगल पर, तो उस वायर पर लगने वाले फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू कितनी होगी, ये आपसे पूछा गया है। तो आपने एक छोटी सी बात पढ़ी होगी कि जब किसी एल लेंथ के वायर को जिसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा होता है, मतलब एक एल लेंथ के करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर थीटा एंगल बनाकर रखा जाता है, तो मैग्नेटिक फील्ड उस वायर पर जो फोर्स लगाता है ना बच्चों, उसका फॉर्मूला होता है ILB साइन थीटा। ILB कितना साइन थीटा। अब आपको क्योंकि वैल्यू फाइंड करनी है F अपॉन L की, तो L को F के नीचे ले जाइए। जब ये L इसके नीचे आएगा तो F बाई L की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी IB साइन थीटा। इसके अंदर अब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो I दे रखा है 10 एम्पियर। I कितना है 10 एम्पियर, तो 10 B की वैल्यू कितनी गिवन है 0.20। बात करेंगे साइन थीटा की, तो ये हो जाएगा साइन कितने डिग्री 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री। अब यहां से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है और सॉल्व करके जो भी आपका आंसर आएगा स्टार, वो आपको दिए हुए ऑप्शंस में से मैच करना है और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ही बताना है कि आपका आंसर ये है। आज की इस वीडियो में बच्चों हम लास्ट करेंगे इसी क्वेश्चन के साथ में। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में और उसको वीडियो के अंदर हम यूनिट 2 से रिलेटेड इसी तरह के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। और ये जो वीडियोस हमने आउट की हैं ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं उन बच्चों के लिए जो बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।